मॉड्यूल है हमारा प्रोबेबिलिटी थ्योरी। प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये फर्स्ट पार्ट है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, प्रोबेबिलिटी थ्योरी में ये आपका फर्स्ट पार्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, डिस्क्रीट मतलब क्या होता है? डिस्क्रीट मतलब जो वैल्यू हम लोग काउंट कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं। अभी क्लासरूम के अंदर 60 स्टूडेंट बैठे हैं तो 60 नंबर हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ओके, तो इसको बोलेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको हम लोग डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। और नेक्स्ट इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यूस देखने वाले। कंटिन्यूस मतलब क्या? जिसको हम लोग काउंट कर नहीं सकते। ओके, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल बोलेंगे। क्लियर? आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट मतलब जो वैल्यू को हम लोग काउंट कर सकते हैं उसको डिस्क्रीट बोलते हैं, और जो वैल्यू को हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंटिन्यूअस बोलेंगे। ओके, और कंटिन्यूअस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। कंटिन्यूअस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। चलो, फर्स्ट फॉर्मूला है मेरा समेशन पी आई। समेशन मतलब एडिशन, पी मतलब प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है? 1। टोटल प्रोबेबिलिटी कितना आता है? 1। ओके, प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना होता है? 1। नेक्स्ट, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में मीन भी कैलकुलेट करना है और हम लोगों को वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है। ये जो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है इसको हम लोग मीन बोलते हैं। ई एक्स मतलब एक्सपेक्टेशन, मीन को एक्सपेक्टेशन भी बोलते हैं। मीन को दूसरा नाम है एक्सपेक्टेशन। और वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन, और उसका फॉर्मूला है समेशन पी आई एक्स आई। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, एक्स मतलब जो वैल्यू आप लोगों को दिया हुआ है वो, और वेरिएंस। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है वेरिएंस। अभी वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस का ये फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को हम लोग मीन बोलते हैं, जो हम लोग ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। ओके, और वेरिएंस के लिए हम लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर भी चाहिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर हम लोग ये फॉर्मूला से कैलकुलेट करेंगे। देखो, ई के ब्रैकेट में एक्स है तो मैंने यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई किया। ई के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है तो एक्स को निकालो, उसकी जगह पे एक्स स्क्वायर लिख दो। ओके, अगर ई के ब्रैकेट में एक्स रहेगा तो प्रोबेबिलिटी को एक्स से मल्टीप्लाई करो। ई के ब्रैकेट में अगर एक्स स्क्वायर रहेगा तो प्रोबेबिलिटी को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो। ये हमारा आज का फॉर्मूला है जो हम लोग आगे एग्जाम्पल में देखने वाले। ओके, आज का टॉपिक है हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ओके, चलो इसके ऊपर हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है मेरा रैंडम वेरिएबल हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। x का वैल्यू दिया है 1 2 3 4 5 6 7। x के वैल्यू को हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। x के वैल्यू को हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, इसके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर? चलो, यहाँ पे p मतलब प्रोबेबिलिटी। ये x का प्रोबेबिलिटी हम लोगों को यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। मतलब 1 का प्रोबेबिलिटी k है, 2 का प्रोबेबिलिटी 2k है, 3 का प्रोबेबिलिटी 3k है, 4 का k स्क्वायर है, 5 का k स्क्वायर प्लस 1 है, 6 का 7 का। ये प्रोबेबिलिटी मुझे यहाँ पे एक टेबल में दिया हुआ है और मुझे फाइंड, ये मल्टीपल क्वेश्चंस यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस मुझे यहाँ पे फाइंड करने के लिए बोला है। ओके, अभी इसका सॉल्यूशंस जब हम लोग लिखेंगे तो मुझे सबसे पहले ये जो टेबल में k दिया हुआ है उसका वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। ओके, कई जगह पे k आता है, कई जगह पे c आता है। ओके, मतलब कांस्टेंट के साथ कौन सा भी वेरिएबल आया तो भी चलेगा, k c a। ओके, तो इसको हम लोग पहले फाइंड आउट करेंगे। मतलब मेरे पास k है तो सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है k को फाइंड आउट करो। k c या a, इनको फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला है समेशन पी आई इक्वल टू 1। ओके, सबसे पहले मैं k को फाइंड आउट कर रहा हूँ। k को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला क्या है यहाँ पे लिख देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा टू फाइंड k। ओके, k को फाइंड आउट करने के लिए मेरा फर्स्ट फॉर्मूला है समेशन पी आई इक्वल टू 1। समेशन मतलब एडिशन, किसका एडिशन? प्रोबेबिलिटी का एडिशन।
ये जो p का वैल्यू आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है उनका नीचे ऐड करो, मतलब k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस k प्लस 2k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर इक्वल टू 1। समेशन मतलब एडिशन, किसका एडिशन? p का। ये सब p का वैल्यू जो आप लोगों को दिया हुआ है उसका वहाँ पे मैंने यहाँ पे एडिशन कर दिया और इक्वल टू 1। ओके, चलो अभी इसको सबसे पहले हम लोग k स्क्वायर को ऐड करेंगे। k स्क्वायर देखो यहाँ पे कितना है, k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर 2k स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 2k 4k और 8k स्क्वायर हो जाएगा। 8k स्क्वायर, k का वैल्यू यहाँ पे 3 3 3 6 7, ओके, प्लस 7k इक्वल टू 1, देन 8k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोग कैलसी में एंटर करोगे तो आपको k का वैल्यू मिलेगा 1/8 एंड माइनस 1। लेकिन ये दो वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, ओके, लेकिन इसमें से एक ही वैल्यू आपका k का रहेगा, दोनों वैल्यू नहीं रहेगा। ओके, सबसे पहले यहाँ पे p मतलब प्रोबेबिलिटी होता है और आप लोगों को मालूम है प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी 0 पॉइंट में आता है। ओके, प्रोबेबिलिटी का आंसर 0 पॉइंट में होता है, वो भी पॉजिटिव ही चाहिए। प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव 0 पॉइंट में होता है। ओके, अगर उसको हम लोग फ्रैक्शन में देखेंगे तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कभी भी ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से, तभी तो आपको आंसर 0 पॉइंट में मिलेगा। ओके, डिनोमिनेटर का वैल्यू न्यूमरेटर से ग्रेटर होना चाहिए, तभी तो आपको 0 पॉइंट में आंसर मिलता है, और वो भी पॉजिटिव होना चाहिए। p का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव 0 पॉइंट में होता है, या फ्रैक्शन में देखोगे तो डिनोमिनेटर बड़ा होना चाहिए। चलो यहाँ पे अगर मैंने -1 लिया तो ये k का वैल्यू -1 मैंने अगर यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो मुझे यहाँ पे -1 मिलेगा, यहाँ पे -2 मिलेगा, यहाँ पे -3 मिलेगा। k का वैल्यू अगर मैंने -1 कंसिडर किया तो यहाँ पे k की जगह पे -1 आएगा। k का वैल्यू -1 इंटू 2 -2, यहाँ पे -1 इंटू 3 -3 हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में आता है क्या? नहीं आता है। प्रोबेबिलिटी का आंसर पॉजिटिव 0 पॉइंट में ही होना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए, माइनस गलत है। इसलिए मैंने यहाँ पे -1 को कैंसिल करना पड़ेगा, तो मेरा k का फाइनल वैल्यू रहेगा 1/8 रहेगा। ओके, तो यहाँ पे 1/8 भी पुट करके देखो, k का वैल्यू 1/8 मतलब 0 पॉइंट में आना चाहिए। डिनोमिनेटर देखो बड़ा है, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर ग्रेटर है, तो इसका आंसर 0 पॉइंट में आता है। यहाँ पे k का वैल्यू 1/8 मतलब 2/8 हो जाएगा, मतलब डिनोमिनेटर ग्रेटर है, बराबर है 3 का। यहाँ पे k का वैल्यू 1/8, 3 इंटू 1/8 3/8 हो जाएगा। डिनोमिनेटर ग्रेटर है मतलब ये हमारा बराबर वैल्यू है। ओके, क्लियर हो गया? मतलब यहाँ पे हमारा k का वैल्यू रहेगा 1/8। तो यहाँ पे हम लोग नीचे लिखेंगे k इक्वल टू 1/8 और ये मेरा k का फाइनल आंसर। ओके, यहाँ पे मैंने -1 क्यों नहीं लिया, यहाँ पे लिखते हैं देयरफॉर k इक्वल टू -1 विच इज इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल क्यों होता है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है। ओके, इसके लिए वो इम्पॉसिबल हो गया। अगर k का वैल्यू मैं -1 यहाँ पे टेबल में सब्सटीट्यूट करूंगा तो मुझे ये आंसर माइनस में मिल जाएंगे। p मतलब प्रोबेबिलिटी का आंसर माइनस में नहीं होता है, इसके लिए मैंने 1/8 सिलेक्ट किया। 1/8 में k की जगह पे पुट करूंगा तो सभी आंसर मुझे 0 पॉइंट में ही मिलेंगे, या उनका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा न्यूमरेटर से। ओके, चलो अभी ये k का वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट करता हूँ और मुझे एक नया टेबल मिल जाएगा। ओके, देखो नया टेबल क्या होगा, यहाँ पे मेरा x था और यहाँ पे मेरा x इक्वल टू x है। x का वैल्यू है आपका 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चलो यहाँ पे फर्स्ट k का वैल्यू कितना है 1/8, 2k, k का वैल्यू 1/8 है, 1/8 इंटू 2 मतलब 2/8 हो जाएगा। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख देता हूँ
फर्स्ट वैल्यू होगा मेरा 1/8, सेकेंड वैल्यू होगा मेरा 2/8, थर्ड वैल्यू होगा मेरा 3/8। ओके, फोर्थ के लिए क्या है, फोर्थ के लिए के स्क्वायर, के मतलब 1/8 का स्क्वायर मतलब 1/64 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 1/64। नेक्स्ट 5 के लिए आएगा 9/64। यहाँ पे आएगा 2/64 और यहाँ पे रहेगा 4/64। ये है मेरा नया प्रोबेबिलिटी का टेबल, के का वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद। ओके, और ये सब प्रोबेबिलिटी को आप लोग ऐड करो कैलसी में, 1/8 प्लस 2/8 प्लस 3/8 प्लस 1/64। इनका आंसर एडिशन 1 ही होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे फॉर्मूला ही लिखा है, प्रोबेबिलिटी का टोटल कितना होता है 1। ये सब पी को ऐड करो, आपको 1 ही आंसर मिलेगा। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड के क्लियर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5। ओके, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5 मतलब प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, x का वैल्यू 5 से कम है तो x में चलो 5 से कम कौन कौन है, 1 2 3 4। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता, लेस देन इक्वल टू, तो हम लोग यहाँ पे 5 भी कंसीडर करेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, मतलब 5 से कम। 5 से कम कौन कौन है मेरे पास, जो हमारे क्वेश्चन में वो लेने का, 5 से कम कौन कौन का, इस x का वैल्यू है 1 2 3 4, तो यहाँ पे मैंने ले लिया। अभी उसके नीचे क्या करने का, p x इक्वल टू 1 प्लस p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4। ओके, 1 का वैल्यू, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 का प्रोबेबिलिटी, 1 का प्रोबेबिलिटी क्या है 1/8 प्लस 2 का प्रोबेबिलिटी, p मतलब प्रोबेबिलिटी, 2 का प्रोबेबिलिटी क्या है 2/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8 प्लस p मतलब प्रोबेबिलिटी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का प्रोबेबिलिटी क्या मिला मुझे 1/64। ये सब वैल्यू को आप लोग कैलसी में ऐड करोगे तो आपको 49/64 ये आंसर मिलेगा। ये मेरा सेकंड क्वेश्चन का आंसर, ये सबको कैलसी में ऐड करो, ये मिल जाएगा आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। थर्ड क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 5। ओके, इक्वल टू x इक्वल टू, यहाँ पे x का वैल्यू 5 से ग्रेटर है, मतलब 5 से ज़्यादा होना चाहिए, x की तरफ चलेंगे। 5 से ग्रेटर कौन कौन है, 6 और 7, दो ही नंबर है मेरे पास। ओके, तो यहाँ पे आएगा p x इज इक्वल टू 6 एंड 7। ओके, अगर यहाँ पे इक्वल टू होता नीचे, तो यहाँ पे नीचे हम लोग 5 भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, 5 से ग्रेटर, x का वैल्यू 5 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 5 से ग्रेटर कौन कौन है मेरे पास, 6 और 7 है टेबल में। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे मालूम है, 6 का प्रोबेबिलिटी 2/64 है और 7 का प्रोबेबिलिटी 4/64 है। तो यहाँ पे 6 का प्रोबेबिलिटी 2/64 प्लस 7 का प्रोबेबिलिटी 4/64, तो यहाँ पे मुझे आंसर मिलेगा 6/64। ये मेरे सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। 6/64 को कैलकुलेट करके यहाँ पे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और अगर ये रखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 3 क्वेश्चंस मेरा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5/2x लेस देन इक्वल टू 6। ओके, फोर्थ क्वेश्चन को अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, फोर्थ क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी x लेस देन 5/2x लेस देन इक्वल टू 6। ओके, अभी यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों टर्म है,
प्रोबेबिलिटी के अंदर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों भी है, तो इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ओके, और इसके लिए हम लोग, हमारे पास एक फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ए अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये फॉर्मूला है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी के आगे अगर ब्रैकेट में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रहेगा तो ये फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करने का। ए इंटरसेक्शन, ये जो उल्टा यू है ना उसको इंटरसेक्शन बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी ऊपर लिख देने का, और नीचे ये बी वाला टर्म प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नीचे सेम एज इट इज लिख देना। ओके, देखो अभी इसका सॉल्यूशंस कैसे आएगा। देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पी लिखेंगे ब्रैकेट में ए का वैल्यू है x लेस देन 5, इंटरसेक्शन आगे b है, b मतलब डिनोमिनेटर, उसका वैल्यू है 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। पूरे डिनोमिनेटर में, कंप्लीट डिनोमिनेटर में क्या लिखने का है? प्रोबेबिलिटी ऑफ b, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ b मतलब डिनोमिनेटर x लेस देन इक्वल टू 6। ओके, इसको हम लोग ए कंसिडर करेंगे और नीचे वाले को हम लोग बी कंसिडर करेंगे। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। चलो अभी क्या करने का, पी ऊपर x इक्वल टू, फर्स्ट ब्रैकेट में x लेस देन 5 मतलब x का वैल्यू 5 से कम है, तो हम लोग x के पास जाएंगे, जो हमारा टेबल है ना उसके पास जाएंगे, और 5 से कम x का वैल्यू कौन कौन सा है, 5 से कम x का वैल्यू कौन कौन सा है, 1 2 3 4। ओके, तो ये हमारा x का वैल्यू हो गया यहाँ पे 1 2 3 4। इंटरसेक्शन, ओके, यहाँ पे देखो x का वैल्यू 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2 से आगे से स्टार्ट हो रहा है और 6 को एंड हो रहा है, मतलब यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 3 4 5 6 आएगा। क्लियर? 2 से आगे, 2 से आगे के नंबर से स्टार्ट करो। 2 से आगे हमारे पास टेबल में 3 था, तो 3 4 5 6, यहाँ पे देखो 6 के यहाँ पे नीचे लेस देन इक्वल टू भी है, यहाँ पे दिखने रहे आप लोगों को शायद। ओके, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू भी है, मतलब यहाँ पे 6 भी आएगा। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 नहीं लिया, 2 से आगे से स्टार्ट करने का। और डिनोमिनेटर में x इक्वल टू, यहाँ पे देखो सेम, यहाँ पे जो आता है ना आंसर, वही आंसर यहाँ पे आएगा, मतलब x इज इक्वल टू 3 4 5 6। यहाँ पे जो आंसर मिलता है वही नीचे आ जाता है। ओके, अभी देखो न्यूमरेटर में क्या करने का, इक्वल टू x इक्वल टू, अभी इंटरसेक्शन, ये जो बीच वाला टर्म है इंटरसेक्शन, अभी उसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट ब्रैकेट है, ये सेकंड ब्रैकेट है। इंटरसेक्शन मतलब दोनों ब्रैकेट में कॉमन जो टर्म है वो लिख देने का। चलो बताओ दोनों में कॉमन कौन कौन है, 3 और 4 दोनों ही टर्म है। ओके, अपॉन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 4 5 6। ओके, ये हो गया मेरा कैलकुलेशन। इंटरसेक्शन मतलब क्या, ये फर्स्ट ब्रैकेट में सेकंड ब्रैकेट में दोनों में जो जो टर्म कॉमन है दोनों में भी है वो यहाँ पे फाइनल इसमें आ जाएगा। तो न्यूमरेटर का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर का मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6। ओके, और इसका वैल्यू हम लोगों ने ऑलरेडी पीछे फाइंड आउट किया हुआ है। प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 का प्रोबेबिलिटी, 4 का प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देखो यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। 3 का प्रोबेबिलिटी, 3 का प्रोबेबिलिटी, 4 का प्रोबेबिलिटी, 5 का प्रोबेबिलिटी, 6 का, 7 का, सबका प्रोबेबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। मैं वहाँ पे डायरेक्टली अभी वैल्यू पुट कर देता हूँ। 3 का वैल्यू हम लोगों को मिला है, 3 का वैल्यू क्या है, 3/8।
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, 4 का प्रोबेबिलिटी है 1/64। डिनोमिनेटर में 3 का प्रोबेबिलिटी है 3/8 प्लस 4 का प्रोबेबिलिटी है 1/64 प्लस 5 का प्रोबेबिलिटी है 9/64 प्लस 6 का प्रोबेबिलिटी है 2/64। ओके, न्यूमरेटर की एडिशन करो, डिनोमिनेटर की एडिशन करो, आप लोगों को फाइनल आंसर 25/36, ये मेरा फाइनल आंसर है। डायरेक्टली फाइनल आंसर आपको 25/36 मिल जाएगा। न्यूमरेटर को ऐड करो, न्यूमरेटर को ऐड करने के बाद शायद आप लोगों को 25/64 मिलेगा। फिर डिनोमिनेटर को कैलसी में ऐड करो, इसका वैल्यू 36/64 मिलेगा। 64 कैंसल, 25/36 है आपका लास्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। फिफ्थ क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 4/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। प्रोबेबिलिटी के अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, सेम अब भी जो फॉर्मूला यूज़ किया वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। क्या फॉर्मूला है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b। ओके, ये आपका फॉर्मूला है। चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? p, a का वैल्यू, a मतलब न्यूमरेटर, x इज इक्वल टू 4a इंटरसेक्शन b का वैल्यू, b मतलब डिनोमिनेटर 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5 अपॉन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ b, b मतलब क्या होगा? 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5। क्लियर हो गया? a इंटरसेक्शन b, a मतलब न्यूमरेटर का टर्म, इंटरसेक्शन b मतलब डिनोमिनेटर का टर्म अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, b मतलब डिनोमिनेटर का टर्म। ओके, नेक्स्ट इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में x इज इक्वल टू 4, एक ही टर्म है। इंटरसेक्शन सेकेंड ब्रैकेट में बताओ मुझे क्या आएगा टर्म, कौन कौन सा आएगा? x का टर्म कौन कौन सा रहेगा? x का टर्म क्या रहेगा? 3, 4, 5 रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि x हमारा 3 से स्टार्ट हो रहा है, 5 को एंड हो रहा है, तो x का वैल्यू जो टेबल था हमारा, ओके, इसके लास्ट वाले पेज पे, उसमें जाने का, x का वैल्यू देखने का, 3 से स्टार्ट करो, 5 को एंड करो, मतलब 3, 4, 5 इक्वल टू है, नीचे दोनों के नीचे इक्वल टू है, मतलब वो दोनों नंबर यहाँ पे आना चाहिए। अपॉन नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे जो ये साइड लिखा है वही नीचे आएगा, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट, इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है? दोनों में से कॉमन टर्म, तो फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है? सिर्फ एक ही है, x इज इक्वल टू 4, और नीचे है हमारा x इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5, मतलब इसका मीनिंग क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 अपॉन डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 का प्रोबेबिलिटी 1/64 है, जो हम लोगों ने टेबल इसके पीछे वाले पेज पे बनाया हुआ है वो। x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी है 3/8 प्लस 4 का प्रोबेबिलिटी है 1/64 प्लस 5 का प्रोबेबिलिटी है 9/64। दोनों को सॉल्व करो, आप लोगों को ऊपर आंसर 1/64 है, नीचे आएगा
34/64 मतलब लास्ट आंसर मिलेगा मेरा 1/34, ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का ये मेरा फाइनल आंसर, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट ये हमारा एग्जांपल है, सेकंड एग्जांपल। रैंडम वेरिएबल एक्स हैज फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये पूरा टेबल दिया हुआ है। एक्स का वैल्यू देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 है। ओके, 0 से स्टार्ट हो रहा है, 7 को एंड हो रहा है, मतलब एक्स का वैल्यू हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं। ओके, एक्स का वैल्यू हम लोग इजीली काउंट कर सकते हैं, मतलब ये हमारा डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का एग्जांपल है, जहाँ पे हम लोग एक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं, इजीली काउंट कर सकते हैं। वो हमारा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है। जहाँ पे हम लोग एक्स को काउंट नहीं कर सकते वो हमारा कंटिन्यूस होता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले इसमें भी हम लोगों को के कैलकुलेट करना है। तो के कैसे कैलकुलेट होता है, अब भी देखा हम लोगों ने, के ए सी ये टर्म कैसे फाइंड आउट करते हैं, समेशन पी आई इक्वल टू 1। ये पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ये सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करो, आप इक्वल टू 1 होगा, मतलब 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 1। ओके, ये सब के सबसे पहले के स्क्वायर को ऐड करो, 7 2 8 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 के स्क्वायर, के का वैल्यू ऐड करो 1 2 3 5 8 और ये 9 प्लस 9k, ये +1 ये साइड शिफ्ट करेंगे तो -1 हो जाएगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब आप लोग कैलसी में एंटर करोगे तो आपको 1/10 एंड -1 मिलेगा। इसमें से परफेक्ट वैल्यू कौन सा है आपका, k का 1/10 है। -1 हम लोग क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी माइनस में नहीं आता है। अगर मैंने -1 लिया और k का वैल्यू -1 मैंने ये टेबल में पुट किया तो प्रोबेबिलिटी का वैल्यू मुझे यहाँ पे माइनस मिलेगा, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है। ओके, प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं आता, इसके लिए -1 को हम लोगों ने रिजेक्ट किया, तो k का फाइनल आंसर क्या है, 1/10 है। ओके, तो 1/10 हम लोग यहाँ पे जहाँ पे भी k है, ये सब k की जगह पे हम लोग क्या पुट करेंगे, 1/10 पुट करेंगे, और एक नया वाला टेबल हम लोगों को यहाँ पे नीचे मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे x और प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओके, तो नंबर है हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7। 0 का प्रोबेबिलिटी 0 ही दिया है। 1 का वैल्यू क्या है, k, 2 का वैल्यू है 2k, 1 का वैल्यू k मतलब 1/10। यहाँ पे 2 की जगह पे 2 इंटू 1/10 मतलब 2/10 हो जाएगा। यहाँ पे अगेन 2 इंटू 1/10 मतलब 2/10, ऐसे लिख देने का नीचे। यहाँ पे 1/10, यहाँ पे आएगा 2/10, यहाँ पे आएगा 2/10, नेक्स्ट आएगा आपका 3/10, नेक्स्ट 5 के लिए 1/100 होगा, 6 के लिए 2/100 होगा, और 7 के लिए 17/100 होगा। क्लियर हो गया। ये सब 10 का वैल्यू यहाँ पे k की जगह पे पुट करो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहाँ पे k है ना, k मतलब 1/10 का स्क्वायर 1/100, यहाँ पे k का वैल्यू 1/10 है, उसका स्क्वायर 1/100, 1/100 इंटू 2 मतलब 2/100 मिलेगा, वही लिखा है मैंने यहाँ पे। अभी ये हो गया हमारा टेबल, जो भी ऊपर क्वेश्चन है हम लोग ये टेबल को देख के कैलकुलेट करेंगे। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। तो सेकेंड क्वेश्चन है मेरा p 1.5 लेस देन x लेस देन 4.5 डिवाइड x ग्रेटर देन 2। देखो प्रोबेबिलिटी के अंदर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर आया, मतलब यहाँ पे हम लोग a अपॉन b का फॉर्मूला यूज करेंगे, जो हम लोगों ने ऑलरेडी देखा है। क्या फॉर्मूला होता है, a इंटरसेक्शन b अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ b, ये आपका फॉर्मूला है। ओके, चलो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले a मतलब न्यूमरेटर वाला टर्म 1.5 लेस देन x लेस देन 4.5, इंटरसेक्शन b मतलब क्या है, नीचे वाला टर्म x ग्रेटर देन 2, पूरे टर्म के डिनोमिनेटर में
प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 2। ओके चलो अभी फर्स्ट ब्रैकेट पे बताओ x का वैल्यू 1.5 और 4.5 के बीच में है। 1.5 हमारे पास x तो 1.5 नहीं है, x का वैल्यू 1.5 नहीं है, तो एक 1.5 के बाद कौन सा आता है 2 आता है, मतलब यहाँ पे आएगा 2, नेक्स्ट आएगा 3, नेक्स्ट आएगा 4, क्योंकि 4.5 से कम होना चाहिए मतलब 4। नेक्स्ट वैल्यू आपका 5 है, 5 आपका 4.5 से ज़्यादा होगा, इसके लिए मैंने 5 6 7 नहीं लिया। x का वैल्यू 1.5 और 4.5 के बीच में आना चाहिए। हमारे पास x में देखो, x में 1.5 और 4.5 के बीच में कौन कौन है 2 3 4, ये 3 नंबर है। इंटरसेक्शन x इक्वल टू, यहाँ पे क्या बोला है x ग्रेटर देन 2, x का वैल्यू 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 2 से ज़्यादा कौन कौन है हमारे पास 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे आएगा 3 4 5 6 7। ओके ये हो गया मेरा न्यूमरेटर अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, यहाँ पे जो टर्म मिलता है ना वही टर्म नीचे है, मतलब 3 4 5 6 7। ओके चलो नेक्स्ट न्यूमरेटर में x इज इक्वल टू क्या होगा, इंटरसेक्शन है दोनों के बीच में, यहाँ पे इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट सेकेंड ब्रैकेट दोनों में से कॉमन नंबर कौन कौन है, यहाँ पे 3 और 4 है, अपॉन नीचे वाला टर्म सेम एज इट इज, x इज इक्वल टू 3 4 5 6 7। ओके तो चलो ऊपर क्या लिखेंगे हम लोग, x इज इक्वल टू 3 प्लस x इज इक्वल टू 4 अपॉन नीचे आएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 7। इतना टर्म मेरा नीचे आ जाएगा। ओके तो नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ 4, ऊपर हम लोगों ने टेबल में देखो कैलकुलेट किया हुआ है 3 4 5 6 7 का वैल्यू मैं अभी यहाँ पे लिख देता हूँ। ओके 3 का वैल्यू हम लोगों को क्या मिला है, 3 का वैल्यू 2/10 है, प्लस 4 का वैल्यू 3/10 है, 3 का वैल्यू 2/10 है, प्लस 4 का वैल्यू 3/10 है, प्लस 5 का वैल्यू 1/100 है, 6 का वैल्यू 2/100 है, और 7 का वैल्यू 17/100 है। ओके न्यूमरेटर को सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 5/10। डिनोमिनेटर को सॉल्व करो, आपको आंसर मिलेगा 70/100। ये दोनों को सॉल्व करो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 5/7। ओके प्रोबेबिलिटी का आंसर कभी भी पॉइंट में होता है, इसको नहीं तो डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए। देखो 5 से 7 है ना, 7 5 से ग्रेटर है मतलब बराबर है, इसका आंसर 0 पॉइंट में ही आने वाला है। ओके ये मेरा सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू अल्फा ग्रेटर देन 1/2। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक रफली बताता हूँ क्या है। देखो वो आप लोगों को एक कंडीशन दिया हुआ है x लेस देन अल्फा ग्रेटर देन 1/2। ओके और मुझे ये अल्फा चाहिए, यह जो अल्फा है ना, अल्फा है उसका वैल्यू कैलकुलेट करो। ओके ये क्वेश्चन है, देखो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का सबसे छोटा वैल्यू फाइंड आउट करो, विच प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू अल्फा ब्रैकेट कंप्लीट ग्रेटर देन 1/2। ओके एक रफली आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ, फिर मैं बाद में अच्छी तरह से पीछे लिख दे दूंगा। ओके देखो अभी यहाँ पे मुझे क्या करने का है, मुझे अल्फा कैलकुलेट करने का है, अल्फा का सबसे छोटा वैल्यू कैलकुलेट करने का है, लेकिन वो सबसे छोटा वैल्यू कब मिलेगा, ग्रेटर देन 1/2 जब मुझे ओके ये देखो ग्रेटर, ये वाला टर्म ग्रेटर में है। ओके 1/2 से आगे जब ये टर्म जाएगा, 1/2 से ग्रेटर में जब ये टर्म जाएगा, तब जो आप लोगों को x का वैल्यू मिलेगा वो आपका अल्फा होगा। देखो यहाँ पे देखो
प्रोबेबिलिटी के अंदर मुझे बताओ, प्रोबेबिलिटी के अंदर किसका वैल्यू होता है, एक्स का वैल्यू होता है ना। तो ये जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा वो एक्स में से आ जाएगा, या तो वो 0 रहेगा, या तो 1 रहेगा, या तो 2 रहेगा, या तो 3 रहेगा, या तो 4 5 6 7 रहेगा। इसमें से ही एक नंबर अल्फ़ा का वैल्यू है। कैसे मैंने पहचाना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आगे ब्रैकेट में जो भी टर्म होता है वो एक्स का वैल्यू होता है। प्रोबेबिलिटी के आगे जो रहता है वो एक्स का वैल्यू रहता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा भी एक्स का ही वैल्यू रहेगा। ओके, या तो वो 0 रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, या 7 रहेगा, वो मालूम नहीं है, वो तो कैलकुलेट करना है अभी हम लोगों को। ओके, देखो अभी उसके लिए हम लोगों को क्या करने का है वो देखो। देखो सबसे पहला प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 प्लस नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी क्या है मेरा 1/10। ओके, अभी देखो मुझे ग्रेटर देन 1/2 चाहिए, इसको ऐड करो। ये P मतलब प्रोबेबिलिटी, सब प्रोबेबिलिटी को, इसका शॉर्टकट में मीनिंग क्या है, ये सब प्रोबेबिलिटी को ऐड करो। जब आप लोगों को 1/2 से ग्रेटर आंसर मिलेगा वहां पे स्टॉप करो। देखो यहाँ पे 1/10 मतलब 0.1 होता है, और यहाँ पे 0.5 है। ओके, ग्रेटर नहीं मिला अभी तक। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू है 2/10, इसको ऐड करो, दोनों को ऐड करो, आपको 0.2 मिलेगा। मुझे 0.5 से ग्रेटर में चाहिए, नेक्स्ट ऐड करो, अगेन 2/10 मिलेगा। ये नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे ऐड करो, 2/10 मिलेगा। देखो अभी कितना मिला, अभी हम लोगों को 5/10 मतलब 0.5 मिला, लेकिन मुझे ज़्यादा चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए, उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, 3/10 है। ओके, ये सब वैल्यू को ऐड करो, आप लोगों को आंसर 0.8 मिलेगा। ओके, अभी ये पूरा आंसर 0.8 हो गया, ग्रेटर देन 0.5, 1/2 मतलब 0.5 गया, 0.5 से आगे गया आंसर। तो ये 0.5 से आगे मेरा आंसर कौन से एक्स के लिए गया है, फोर्थ वाला एक्स के लिए गया। देखो 3/10 मैंने यहाँ पे ऐड किया ना, तभी तो मेरा आंसर 0.5 से ग्रेटर गया। तो वहाँ पे एक्स कौन है, 4 है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के आगे जो ब्रैकेट रहता है उसमें अल्फ़ा है, अल्फ़ा कैलकुलेट करना है, अल्फ़ा मतलब एक्स का ही वैल्यू कैलकुलेट होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी के ब्रैकेट में एक्स का ही वैल्यू होता है। तो जब मैं यहाँ पे ये सबका एडिशन करता हूँ, तो यहाँ पे जब तक आऊँगा 3/10 में ये सब का एडिशन करूँगा, तो मुझे वहाँ पे 0.8 मिल रहा है, मतलब मैं 0.5 से आगे चला गया। तो वो वहाँ पे x का वैल्यू कौन सा था, 4, मतलब मेरा अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पे 4 बन गया। क्लियर, अभी यही मुझे नेक्स्ट पीछे लिख देने का है पूरा। ओके, क्या करने का है आप लोगों को, ये पूरे प्रोबेबिलिटी को ऐड करते चलो। जब आप लोगों को 0.5 से आगे वैल्यू मिलेगा, ये ऐड करते चलो, आप लोगों को 0.5 से उसका एडिशन मिलेगा, तो वो उसका करस्पॉन्डिंग एक्स वैल्यू देखो, वो आपका अल्फा है। ओके, आता तो क्वेश्चन अपन पुढे सॉल्व करूया। यहाँ पे हम लोग थर्ड क्वेश्चन लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, उसका आंसर है 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसका आंसर है 1/10 प्रोबेबिलिटी का। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2, इसका आंसर है 2/10। हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3, इसका आंसर है अगेन 2/10। अभी इसको एडिशन करो, मुझे 0.5 मिल गया, 0.5 मिल गया, क्योंकि मुझे ग्रेटर देन 0.5 ही चाहिए, लेकिन ग्रेटर देन चाहिए, इक्वल टू नहीं चाहिए। अगर इक्वल टू होता तो 3 मेरा लास्ट आंसर होता। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अभी मैं जब x इज इक्वल टू 4 ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे 3x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू है 3/10 है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या मिला, 8/10 मिला। 8/10 वैल्यू मेरा ग्रेटर देन 1/2 हो गया। ओके, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू 4। कौन सा वैल्यू ऐड करने के बाद, ये देखो x इज इक्वल टू 4 का प्रोबेबिलिटी यहाँ पे ऐड करने के बाद मैं 1/2 से ज़्यादा गया, आगे गया,
तो इसके लिए अल्फ़ा इक्वल टू 4 हो गया, ये मेरा अल्फ़ा का वैल्यू इक्वल टू 4। ओके, ये हो गया हमारे बेसिक एग्जाम्पल। अभी हम लोग मीन और वेरिएंस के ऊपर एग्जाम्पल देखेंगे इम्पोर्टेंट। चलो नेक्स्ट हमारा तो ये है एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल है मीन और वेरिएंस के ऊपर। ओके, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज पीडीएफ। पीडीएफ मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये टेबल मतलब ये टेबल है, ये टेबल आप लोगों को दिया हुआ है ये टेबल आप लोगों को दिया हुआ है। के फाइंड आउट करो, मीन फाइंड आउट करो, वेरिएंस फाइंड आउट करो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्स का वैल्यू देखो हम लोग इजीली कैलकुलेट करते हैं, -2 -1 0 1 2 3 कैलकुलेट कर सकते हैं। 5 वैल्यू है, एक्स का 6 वैल्यू है, मैंने काउंट कर दिया, तो ये डिस्क्रीट हो गया। जहाँ पे हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते वो कंटिन्यूस हो गया। ओके, और अभी कोई बोलेगा सर यहाँ तो माइनस आ गया, तो ये कैसे चलेगा? प्रोबेबिलिटी में माइनस नहीं होना चाहिए, एक्स का वैल्यू माइनस चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये प्रोबेबिलिटी का ये जो आंसर है ना, आंसर ये माइनस नहीं होना चाहिए। ओके, तो अभी इसका सॉल्यूशंस हम लोग लिखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये जो टेबल है वो बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि टेबल में के है, तो के को कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला है ना हमारे पास, समेशन पी आई इक्वल टू 1। ये सब पी को ऐड करो, मतलब 0.2 प्लस के प्लस 0.1 प्लस 2k प्लस 0.1 प्लस 2k इक्वल टू 1। सब के को ऐड करो, इक्वल टू 1 होता है आंसर। ओके, तो चलो क्या क्या करेंगे। 1 के का वैल्यू पहले देखो, 1 यहाँ पे 2 है मतलब 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पे 5k प्लस 0.2 प्लस 0.1 0.3 0.3 और ये 0.4 इक्वल टू 1 बनेगा, मतलब 5k इक्वल टू 1 माइनस 0.4 मतलब 5k इक्वल टू 0.6 अपॉन 5। समझा? 1 माइनस 0.4 0.6 होगा, और ये 5 मल्टीप्लाई इस साइड शिफ्ट करो। ओके, आपको के का वैल्यू ये दोनों को डिवाइड करो कैलसी में, आपको 3 अपॉन 25 मिल जाएगा। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, ओके, ये के का वैल्यू 3 अपॉन 25 यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, आपको मिल जाएगा। ओके, टेबल मिल जाएगा। देन देखो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी x and p of x। ओके, -2 -1 0 1 2 3। फर्स्ट 0.2 ऑलरेडी है, यहाँ पे -1 की वैल्यू k है। k मतलब पॉइंट में भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 3/25 को पॉइंट में भी लिख सकते हो। यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 2k मतलब 6/25। के का वैल्यू 3/25 यहाँ पे लिखो, 3/25 इंटू 2 मतलब 6/25। यहाँ पे है 0.1 ऑलरेडी है, 2 इंटू 3/25 मतलब 6/25। ओके, ये हो गया मेरा टेबल। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा मीन। मीन का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था। सेकंड क्वेश्चन है मेरा मीन। मीन को हम लोग एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला है समेशन पी आई इंटू एक्स आई। देखो ई मतलब एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन के ब्रैकेट में एक्स है ना, तो यहाँ पे पी को एक्स से मल्टीप्लाई करो। देखो समेशन मतलब एडिशन, किसका? पी इंटू एक्स का। आई मतलब आई लिखा नहीं लिखा तो भी चलते हैं, आई मतलब कुछ नहीं है। पी इंटू एक्स, इसको ऐड करो। ओके, देखो इसको अभी कैसे ऐड करने का, पी का फर्स्ट वैल्यू कौन है? 0.2, और 0.2 का एक्स वैल्यू क्या है? -2 प्लस पी इंटू एक्स करो, प्लस नेक्स्ट पी इंटू एक्स करो, प्लस नेक्स्ट पी इंटू एक्स करो, प्लस पी मतलब ये प्रोबेबिलिटी, एक्स मतलब ऊपर वाला वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3/25 इंटू -1, 3/25 इंटू -1 प्लस 0.1 इंटू 0, 0.1 इंटू 0 प्लस 6/25 इंटू 1, 6/25 इंटू 1
प्लस 0.1 इंटू 2, 0.1 इंटू 2 प्लस 6/25 इंटू 3, 6/25 इंटू 3। ओके, ये सब वैल्यू को आप लोग एलसीएम में ऐड करो, आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब मीन, उसका आंसर मिलेगा 6/25। ओके, सब ये सब का कैलकुलेशन कैलसी में करो, 6/25 मिल जाएगा। नेक्स्ट है मेरा, मुझे अभी वेरिएंस कैलकुलेट करना है, तो थर्ड क्वेश्चन है मेरा वेरिएंस। वेरिएंस को हम लोग सिग्मा स्क्वायर भी बोलते हैं और सिग्मा को एसडी बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस का फॉर्मूला है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। ये जो सेकेंड वाला टर्म है आपके पास, ये सेकेंड वाला टर्म एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, इसका वैल्यू 6/25 मुझे यहाँ पे मिल चुका है, लेकिन प्रॉब्लम है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है, तो वो मैं सबसे पहले कैलकुलेट करूंगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। वो कैसे मिलेगा, देखो यहाँ पे ई के ब्रैकेट में एक्स है, तो ये फॉर्मूला में मैंने एक्स से मल्टीप्लाई किया। अभी मेरे पास ई के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर है, तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, समेशन पी आई एक्स आई का स्क्वायर बनेगा। ओके, यहाँ पे ई के ब्रैकेट में एक्स है तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे एक्स था तो एक्स से मल्टीप्लाई करो पी को, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से पी के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। तो देखो ये कैसे मिलेगा, पी, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितना है यहाँ पे 0.2 है, इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है -2 है, -2 का स्क्वायर है, प्लस यही मीन में जो हम लोग लिखते हैं ना, मीन में वही सेम यहाँ पे लिख देने का है, लेकिन जहाँ पे x का वैल्यू लिखा है ना आप लोगों ने x का, उसका सिर्फ स्क्वायर करते चलने का है। नेक्स्ट p का वैल्यू देखो क्या है, 3/25 इंटू वो टाइम पे x क्या है, -1 है। ओके, प्लस देखो यहाँ पे p का वैल्यू 0.1 है वो लिखेंगे, और x का वैल्यू है 0, उसका स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी है 6/25 और x का वैल्यू है 1, उसका स्क्वायर करो, क्योंकि इसमें हम लोगों को x का स्क्वायर करने का है। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है 0.1 और x का वैल्यू है 2, उसका स्क्वायर करो, प्लस प्रोबेबिलिटी का वैल्यू है 6/25 और x का वैल्यू है 3, उसका यहाँ पे स्क्वायर करो। ओके, ये सब आप लोग जब कैलसी में कैलकुलेट करोगे तो आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा 73/250। ओके, इसको सब कैलसी में ऐड करो, आप लोगों को एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 73/250 मिलेगा। लेकिन ये वेरिएंस नहीं है हमारा, वेरिएंस का ये फॉर्मूला है। देन वेरिएंस इक्वल टू ये फॉर्मूला देखो, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, उसका वैल्यू मिला मुझे 73/250 माइनस ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 6/25 है, और ब्रैकेट का स्क्वायर। अभी बहुत स्टूडेंट यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे लिख दिया, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे भी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यों नहीं लिखा। अरे एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर, ये पूरे टर्म का वैल्यू ही 73/250 है, तो क्यों स्क्वायर करने का है बाद में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, ये किसका वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का वैल्यू है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का वैल्यू 6/25 है, तो ये यहाँ पे लिख दिया। ये ऊपर का स्क्वायर बाकी है ना, वो लिखना पड़ेगा। तो इसको कैलसी में कैलकुलेट करो, आप लोगों को आंसर मिल जाएगा 293/625। ये है अपना वेरिएंस का फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। ओके, सिंपल टॉपिक है। नेक्स्ट, ओके चलो, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, बहुत स्टूडेंट को यूनिट टेस्ट में भी आया था।
सॉल्यूशन इफ मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, ये पूरे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन मतलब एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मालूम है 16, फाइंड एम एन एंड वेरियंस। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एम एन का वैल्यू फाइंड आउट करो एंड वेरियंस फाइंड आउट करो। चलो सबसे पहले x और p ऑफ है, x का वैल्यू देखो 8 12 16 20 24, कितना वैल्यू x का 5, मैं इजीली काउंट कर सकता हूँ। ये डिस्क्रीट का एग्जांपल है जहाँ पे हम लोग x इजीली काउंट नहीं कर सकते, वो कंटिन्यूअस का होता है, वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके यहाँ पे देखो अभी क्या करने का है, सबसे पहले हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, अगर प्रोबेबिलिटी के अंदर ए बी सी या के यहाँ पे एम एन है, ओके इससे टर्म आते हैं, तो हम लोग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, समेशन पी आई इक्वल टू 1। अभी तक हम लोगों ने के को ही देखा, ओके अभी तक हम लोगों ने के को ही देखा है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ पी के ब्रैकेट में के ही था उसको ही कैलकुलेट किया, लेकिन अभी यहाँ पे दो टर्म है तो उसको हम लोग समेशन पी आई इक्वल टू 1, वो कैसे मिलेगा, समेशन प्रोबेबिलिटी को एडिशन करो 1/8, यहाँ पे है m प्लस नेक्स्ट है n प्लस नेक्स्ट है 1/4, नेक्स्ट है आपका 1/12 इक्वल टू क्या होता है 1। ओके तो m प्लस n इक्वल टू अभी क्या करने का है, 1 माइनस ये 1/2 1/4 1/12 वहाँ पे शिफ्ट करो, 1/8 माइनस 1/4 माइनस 1/12 m प्लस n इक्वल टू, ये पूरे टर्म को आप लोग जब सॉल्व करोगे कैलसी में तो आप लोगों को 13/24 मिलेगा। ये है मेरा इक्वेशन 1। अभी तक जो हम लोगों ने एग्जांपल किए थे ना, वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ एक ही वेरिएबल फाइंड आउट करना था के, तो वो इजीली ये फॉर्मूला से मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, दो वेरिएबल है m और n, तो ये इक्वेशन मिला। अगर आपको मालूम है अगर दो वेरिएबल रहेगा तो इक्वेशन भी दो चाहिए ना आप लोगों को, तभी तो वो m और n आप लोगों को मिलता है। जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x प्लस 3y इक्वल टू 4, दो वेरिएबल x y, दो इक्वेशन है, तब आप लोग दो वेरिएबल दो इक्वेशन कैलसी में एंटर करोगे तो x एंड y मिल जाएगा। वैसे सेम एज इट इज यहाँ पे करने का है, मेरे पास दो वेरिएबल है तो मेरे पास दो इक्वेशन भी होना चाहिए, एक इक्वेशन मुझे यहाँ पे मिल गया, अभी सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ओके सेकेंड इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए चलो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 16, मुझे ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 16 यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे मीन इक्वल टू, मीन का फॉर्मूला लिखता हूँ समेशन पी आई इंटू एक्स आई। मीन दिया हुआ है मुझे 16, ऑलरेडी बोला है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है 16। ओके तो मैंने यहाँ पे 16 लिख दिया। अभी यहाँ पे क्या करने का है मुझे, p इंटू एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 8 1/8, समेशन मतलब एडिशन, फिर p इंटू एक्स, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 12m प्लस नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो 16n प्लस ये दोनों को मल्टीप्लाई करो 20 इंटू 1/4 प्लस नेक्स्ट दोनों को मल्टीप्लाई करो 24 इंटू 1/12। ओके चलो देखते हैं क्या क्या मिलता है। 16 इक्वल टू यहाँ पे 1 रहेगा, 12m प्लस 16n प्लस यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे 2 रहेगा। ओके नेक्स्ट क्या करने का है आप लोगों को, 12m प्लस 16n इक्वल टू ये 1 5 6 7 8, ये 8 यहाँ पे जाएगा, 16 माइनस 8 तो यहाँ पे रिमेनिंग रहेगा 8। ये है मेरा इक्वेशन 2। सॉल्व 1 एंड 2 वी गेट m इक्वल टू n इक्वल टू, कैलसी में सॉल्व करो आपको m का वैल्यू मिलेगा 1/6 और n का वैल्यू मिलेगा 3/8। क्लियर हो गया m एंड n। ओके मतलब मुझे यहाँ पे m इक्वल टू 6 मिला, n इक्वल टू कितना मिला 3/8 मिला। ओके मतलब ये मेरा m और n का वैल्यू मिल गया। अभी वेरिएंस कैलकुलेट करना है। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेरिएंस के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है, एक्सपेक्टेशन ऑफ
एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स और ब्रैकेट का स्क्वायर। ओके, तो ये टर्म, ये फर्स्ट वाला टर्म मुझे मालूम नहीं है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर मुझे मालूम नहीं है। तो चलो बताओ मुझे इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, समेशन पी आई रहेगा। यहाँ पे ब्रैकेट में एक्स है तो हम लोग एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो p इंटू एक्स का स्क्वायर बनेगा। चलो टेबल के पास देखो, यहाँ पे मैं अभी थोड़ा सा, यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल नहीं रहेगा नीचे, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या करने का। देखो 1/8 इंटू 8 का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर होगा, मतलब 1/8 8 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है m, एक्स का वैल्यू क्या है 12, उसका स्क्वायर, प्लस n, नेक्स्ट वैल्यू n है, प्रोबेबिलिटी का वैल्यू n है, और x कितना है मेरा 16, उसका स्क्वायर, नेक्स्ट वैल्यू क्या है प्रोबेबिलिटी का 1/4, और ऊपर x है तो उसका स्क्वायर 20 का स्क्वायर। ऐसे हम लोग नीचे में अभी वेरी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर के लिए करूँगा। ओके, तो देखो मैं अभी यहाँ पे डायरेक्टली करता हूँ। यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/8 8 का स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट है m 12 का स्क्वायर, प्लस है n, उसके बाद 16 का स्क्वायर, प्लस 1/4 20 का स्क्वायर, प्लस 1/12 24 का स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, देखो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना m नहीं लिखेंगे, m का वैल्यू मालूम है, n का वैल्यू मालूम है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, उसकी जगह पे यहाँ पे m था तो उसकी जगह पे 1/6 आएगा, क्योंकि वो मालूम है मुझे, और n का वैल्यू कितना है 3/8 है। ओके, ये पूरा आप लोग में कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे 276 मिलेगा, लेकिन ये मेरा एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर है, मेरा क्वेश्चन वेरिएंस है। ओके, देयरफॉर वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पूरा 276 मिला है मुझे, फिर से स्क्वायर मत करो। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब क्या होता है, मीन होता है, मीन, और मीन का वैल्यू आप लोगों को ऑलरेडी क्वेश्चन में 16 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मतलब 16, और इसका ऊपर स्क्वायर आएगा। फर्स्ट टर्म का नहीं स्क्वायर आता है, सेकेंड का आता है, और इसका फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 20। ओके, ये है मेरा वेरिएंस ऑफ एक्स। क्लियर पूरा क्वेश्चंस, कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? ओके, सिंपल क्वेश्चंस थे। ओके,